तो जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे मुद्रास्फीति के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, साथ में जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए क्या है कि इन्फ्लेशन या फिर महंगाई जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, जिसको हम मुद्रास्फीति भी बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। इसके अंदर क्या है कि जो मुद्रास्फीति होती है, जब मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई के अंदर क्या होता है कि असंतुलन पैदा हो जाता है, तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती है। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है, महंगाई कहा जाता है, इन्फ्लेशन कहा जाता है। और भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना दो मूल्य सूचियों के आधार पर करता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के अंदर किस तरीके से इन्फ्लेशन को मापा जाता है। तो वो दो तरीके हैं, दो आधार उनके क्या है कि मुद्रास्फीति को मापने के दो आधार हैं। तो एक तो है थोक मूल्य सूचकांक, जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोला जाता है, WPI इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। और दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें मुद्रास्फीति क्या है कि अत्यधिक जो मुद्रास्फीति होती है, उस अत्यधिक मुद्रास्फीति के अंदर क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के लिए वो क्या होती है, हानिकारक होती है। जबकि 2 से 3% अगर मुद्रास्फीति होती है, महंगाई होती है, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए ठीक मानी जाती है, सही मानी जाती है। उसके बाद जो है मुद्रास्फीति के अगर कारणों की बात की जाए तो मुद्रास्फीति दो कारणों से होती है, इन्फ्लेशन दो कारणों से होती है। एक है मांग जनित मुद्रास्फीति और दूसरी है लागत जनित मुद्रास्फीति या फिर लागत जनित कारक के कारण होने वाली मुद्रास्फीति। तो एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो दो तरीके की जो है मुद्रास्फीति होती है। इसमें क्या कि अगर हम मांग के बढ़ने से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है या वृद्धि को देखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है कि जब मांग के बढ़ने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, उत्पादन उतना नहीं बढ़ पाता है, तो उत्पादक को क्या है कि सेलर्स को क्या है कि अपना क्या है कि उत्पादन का मूल्य बढ़ाना पड़ता है, कीमतें बढ़ानी पड़ती है। तो इस तरीके से मांग बढ़ने से जो मुद्रास्फीति होती है, महंगाई होती है, उसे मांग जनित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोला जाता है। उसके बाद बात करें कि जब हमारा क्या है कि अगर उत्पादन के कारकों जैसे साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल या फिर जो भी और साधन होते हैं, तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, अगर इन साधनों की क्या है कि लागतों में वृद्धि से क्या है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, तो वह लागत जनित मुद्रास्फीति या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाती है। तो मांग जनित क्या है कि जब उत्पादन ना बढ़ पाने के कारण कीमतें बढ़ानी पड़ती है, तो उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उत्पादन के जो कारक होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उनकी लागतों में वृद्धि के कारण क्या है कि कीमतों में वृद्धि स्वाभाविक रूप से हो जाती है, तो इसे लागत जनित मुद्रास्फीति या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें मुद्रास्फीति के प्रभाव कौन से हो सकते हैं। तो मुद्रास्फीति के प्रभाव जो है, इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, तो निवेशकर्ताओं पर ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि इन्वेस्टर्स पर या सेविंग करने वालों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम निवेशकर्ताओं पर, इन्वेस्टर्स पर। तो निवेशकर्ता दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के निवेशकर्ता वे होते हैं जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों से क्या है कि निश्चित आय प्राप्त होती है। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर निवेश करते हैं, तो उनसे एक क्या है कि निश्चित आय प्राप्त होती है निवेशकर्ताओं को। और दूसरे निवेशकर्ता वे होते हैं जो संयुक्त पूंजी कंपनियों के हिस्से खरीदते हैं। तो मुद्रास्फीति से क्या होता है कि जो निवेशकर्ता के हमारे क्या होते हैं, पहले वर्ग को क्या है कि नुकसान होता है जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, और जो दूसरे वर्ग होते हैं उनको क्या है कि मुद्रास्फीति से फ़ायदा होता है। तो निवेशकर्ता क्या है कि दो तरीके से जब हम उसको बांटते हैं, दो डिफरेंस जो देखते हैं दोनों के बीच में, तो जो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदते हैं निवेशकर्ता, इन्वेस्टर्स, उनको मुद्रास्फीति से, महंगाई से नुकसान होता है। और जो प्राइवेट कंपनियों की जो है पूंजी के हिस्से को खरीदते हैं, तो उन निवेशकर्ताओं को, उन इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होता है। उसके बाद क्या है कि निश्चित आय वर्ग वाले जो लोग होते हैं, तो निश्चित आय वर्ग वाले वे सब लोग होते हैं जिनकी आय निश्चित होती है, जैसे श्रमिक, अध्यापक, बैंक कर्मचारी आदि। तो मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है, जिसका क्या है कि निश्चित आय वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित आय वर्ग वाले व्यक्तियों की जो क्या है कि आय पर क्या होती है कि जब
मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं की कीमतें जब बढ़ती है तो निश्चित आय वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव, इंडायरेक्ट क्या है कि इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद जो ऋण लेते हैं या ऋणदाता हैं तो उन पर किस तरीके का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है कि जब ऋणदाता रुपये किसी को उधार देता है तो मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है कि उसके रुपये का मूल्य कम हो जाएगा। इस प्रकार ऋणदाता को मुद्रास्फीति से हानि और ऋणी को उससे क्या है कि जो ऋण लेने वाला है उसको क्या होगा, लाभ होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं ऋणी और ऋणदाता को किस तरीके से मुद्रास्फीति इफेक्ट करती है। उसके बाद बात करें कि किसानों को के ऊपर किस तरीके का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो मुद्रास्फीति का कृषक वर्ग पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कृषक वर्ग उत्पादन करता है और मुद्रास्फीति के दौरान उत्पाद की कीमतें बढ़ती हैं। इस प्रकार मुद्रास्फीति के दौरान कृषक वर्ग को क्या है कि लाभ मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बचत जो करते हैं, सेवर्स जो होते हैं, सेविंग करने वाले जो होते हैं, तो सेविंग करने वालों पर मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का क्या है कि बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि होती है और इससे बचत की संभावना कम हो जाएगी। दूसरी ओर मुद्रास्फीति से मुद्रा के मूल्य में कमी होगी और लोग बचत करना नहीं चाहेंगे। तो जितनी बचत आप बढ़ाना चाहते हैं, बचत अगर बढ़ती है और मुद्रास्फीति साथ में बढ़ती है तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। एक तरीके से बचत की क्या है कि आपकी संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि आपके क्या है कि वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि होती है और इससे बचत की संभावना कम हो जाती है। दूसरी ओर क्या है कि मुद्रास्फीति से मुद्रा के मूल्य में कमी होती है, जिससे लोग बचत करना पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन है, उसके ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रास्फीति के समय वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। इसके कारण हमारे निर्यात महंगे हो जाएंगे और आयात सस्ते हो जाएंगे। निर्यात में कमी होगी और आयात में वृद्धि होगी, जिसके कारण भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या होगा कि मुद्रास्फीति का जब समय होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही मुद्रास्फीति होती है तो वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और इसके कारण हमारे निर्यात क्या हो जाते हैं, एक्सपोर्ट हमारे महंगे हो जाते हैं और आयात हमारे सस्ते हो जाते हैं। तो निर्यात में कमी होगी और आयात में वृद्धि होगी मुद्रास्फीति होने के कारण, जिसके कारण भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाएगा, अनुकूल नहीं रहेगा। उसके बाद क्या है कि करों के ऊपर, अगर टैक्सेस के ऊपर देखा जाए तो मुद्रास्फीति के कारण सरकार के सार्वजनिक व्यय में बहुत अधिक वृद्धि होती है। सरकार अपने व्यय की पूर्ति के लिए नए नए कर लगाती है तथा पुराने करों में वृद्धि करती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के कारण करों के भार में भी वृद्धि देखने को मिलती है। बात करें उत्पादकों पर, प्रोड्यूसर्स पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति का। तो मुद्रास्फीति के कारण क्या है कि उत्पादक तथा उद्यमी वर्ग को लाभ होता है, क्योंकि उत्पादक जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी कीमतें बढ़ रही होती है तथा मजदूरी में क्या है कि वृद्धि कीमतों की तुलना में कम होती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति से क्या है कि उद्यमी और उत्पादक को दोनों को फ़ायदा क्या है कि देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करें तो इसमें मुद्रास्फीति के नियंत्रण के जो उपाय हैं, इसको किस तरीके से क्या है कि नियंत्रित किया जा सकता है मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को। तो सरकार ने मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु कई उपाय किए हैं। सबसे पहले जो नेसेसरी गुड्स होती हैं, अनिवार्य वस्तुएं होती है, खासकर दालों के मूल्यों में अस्थिरता को नियंत्रित करने हेतु बजट में मूल्य स्थिरता क्या है कि कोष में क्या है कि उसको बढ़ा हुआ आवंटन को क्या है कि बढ़ाया जाता है, उसके क्या है कि उसके कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दिया जाता है। अनिवार्य वस्तु और खासकर दालों के मूल्यों में अस्थिरता को नियंत्रित करने हेतु बजट में मूल्य स्थिरता कोष में बढ़ा हुआ आवंटन दिया जाता है। उसके बाद क्या है कि बजट में क्या है कि समुचित दखल हेतु 20 लाख टन दालों का ओवर स्टॉक रखने का अनुमोदन भी रहता है। अब जो अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत देखा जाए तो दाल, प्याज, खाद्य तेल और खाद्य तेल के बीजों हेतु स्टॉक सीमा लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकृत करना भी इसके अंदर क्या है कि नियंत्रण की स्थिति को के तहत क्या है कि देखा जा सकता है। उसके बाद क्या है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उत्पादन को प्रोत्साहित कर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु क्या है कि ताकि मूल्यों में उपलब्धता बढ़ाना जरूरी है, ताकि मूल्यों में सुधार हो सके। उसके बाद अगर हम एक और पॉइंट देखें तो उसके अंदर क्या है कि उच्चतर मूल्य की
घोषणा। तो ये था हमारा टॉपिक इन्फ्लेशन के हमने कारण को देखा और इन्फ्लेशन के 2 प्रकार किस तरीके से हमने देखे हैं। साथ में हमने देखा कि इन्फ्लेशन को किस तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।